गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सलेश मीणा, प्रवक्ता जीपीसी करौली। तो आज हम एक नया सब्जेक्ट शुरू करने वाले हैं, EE 308। उसको बोलते हैं हम पावर सिस्टम थर्ड। तो पावर सिस्टम थर्ड में हम पावर्स की जो पावर जो सिस्टम है उसका एक तीसरा पार्ट है, उसके बारे में समझेंगे। तो इसके अंदर ये एक ज़्यादा न्यूमेरिकल्स वाला हमारा सब्जेक्ट नहीं है, सिंपल थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। इसके अंदर हम पावर सिस्टम्स के बारे में समझेंगे कि किस तरह वो ज़्यादा इफिशिएंटली, ज़्यादा इकोनॉमिकली, ज़्यादा सेफली हम यूज कर सकते हैं। क्या हमारे पास अल्टरनेटिव्स होते हैं हमारे पास पावर सिस्टम के अंदर, पावर सिस्टम के अंदर क्या ऑप्शंस होते हैं और किस तरह से हम बेस्ट ऑप्शन चूज करके हम ज़्यादा इकोनॉमिकल वर्क करा सकते हैं। तो इस तरह की जो बातें हैं वो इसके अंदर समझी जाएंगी। तो इसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ जो समझने की रहेगी वो पावर सिस्टम, पावर फैक्टर, इसका क्या डिपेंडेंस रहता है हमारे इकोनॉमी पर। कुल मिला के जो हमारा पावर सिस्टम का वह पार्ट जो इकोनॉमिक्स और इफिशियंसी से डायरेक्टली जुड़ा हुआ हो, तो उसे हम इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ेंगे। तो इसके अंदर क्या है कि ज़्यादातर हम उसका यूटिलाइजेशन में पढ़ेंगे, ज़्यादा थ्योरी सब्जेक्ट, वो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट नहीं है हमारा। ठीक है, तो हमारा जो पहला चैप्टर है वो है लोड एंड लोड कर्व्स। पहला हमारा जो चैप्टर रहेगा वो है लोड एंड लोड कर्व्स। इसके अंदर क्या है, विभिन्न प्रकार के लोड्स के बारे में समझेंगे कि लोड्स कितने प्रकार के होते हैं, किस प्रकार के लोड्स में किस तरह की डिमांड होती है और किस तरह के पावर फैक्टर्स उसके अंदर होते हैं, और किस प्रकार का लोड का मतलब उसका क्लासिफिकेशंस देखेंगे। और ये देखने की कोशिश करेंगे कि कुछ तरह का हम लोड को किस तरह हम उसको डिस्ट्रीब्यूशन में पावर सप्लाई दी जाए, ताकि मतलब हमारा जो वर्क है वो ज़्यादा इफिशिएंटली हो सके। और दूसरी चीज़ हमारे पास है लोड कर्व्स। लोड कर्व्स में हम विभिन्न प्रकार के लोड्स की कर्व समझेंगे। उन कर्व्स का क्या है कि कुछ यूज होता है हमारे एनालिटिकल पार्ट के अंदर। हम उसको एनालिसिस करते हैं उन कर्व्स के द्वारा कि किस तरह का कर्व्स हमारे पास सामने आ रहे हैं और हमें किस तरह पावर सिस्टम को इस तरह मैनिपुलेट करना है कि ज़्यादा से अच्छा हम आउटपुट्स में और इफिशिएंटली दे सकें। ठीक है, तो हमें लोड्स को समझने में ज़्यादा फैसिलिटी प्रदान करते हैं। हम उसको ज़्यादा आसानी से समझ पाते हैं और उसके क्या कर्व्स हैं, किस तरह की उसकी प्रोग्रेस है, या फिर कर्व की किस तरह के हैं, मतलब कभी दिन में कितना है, रात में कितना है। तो ये अलग अलग प्रकार के लोड्स हैं, ये अलग अलग उस पर डिपेंड करते हैं। कोई कमर्शियल यूज ले रहा है, कोई इंडस्ट्रियल यूज ले रहा है, या फिर कोई घरेलू कामों के लिए हम यूज ले रहे हैं। तो इनके डिपेंड करते हैं हम किस वर्क में हम इसका लोड्स का यूज ले रहे हैं। तो इसके अंदर हम जो लोड कर्व्स और लोड के बारे में समझेंगे, तो इसके अंदर डायरेक्टली हमारे पास क्वेश्चंस हमारे पास पूछे जाएंगे कर्व से संबंधित। ठीक है, कर्व हमारे पास बनाने के लिए आ सकता है। और जो लोड्स हैं, लोड के अंदर कुछ फैक्टर्स होते हैं हमारे पास, वो उनको हम समझेंगे। उन फैक्टर्स को हमें याद होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है एग्जाम्स के पर्पज़ के लिए। ठीक है, और वो हमें ऑप्शनल जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा सहायता हमें प्रदान करेंगे। और ज़्यादातर जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने के चांस है वो इसी चैप्टर से आने के ज़्यादा चांस हैं। ठीक है, और अब इसके बाद है दूसरा हमारे पास जो चैप्टर है वो रहेगा इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ जनरेशन। इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ जनरेशन, यदि हम पावर को जनरेशन करा रहे हैं, लेकिन जनरेशन तो हम करा देंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है, जनरेशन हो जाएगा, लेकिन हम उसको किस तरीके से हम उसको ज़्यादा इकोनॉमिकल प्रदान कर सकते हैं, उसको कहाँ लगाया जाना चाहिए, कौन से पैलेस पे लगाया जाना चाहिए, और किस तरह का हमें पावर जनरेशन प्लांट यूज देना चाहिए, ये सब डिपेंड करता है इकोनॉमी पर डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो इन चीज़ों का डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है इकोनॉमी पर। तो फिर इस एस्पेक्ट को समझते हुए हम जनरेशन के बारे में समझेंगे कि हमें कौन सा जनरेशन का प्लांट, कौन से जनरेशन जो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का प्लांट होता है वो कौन सा और किस जगह पे लगाना चाहिए। इस चीज़ों के बारे में जो समझेंगे वो इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ जनरेशन इस सब्जेक्ट के अंदर, उसे संबंधित कई चीज़ों के बारे में हम देख लेंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार हम इसका तीसरा जो हमारे पास चैप्टर आएगा वो है टैरिफ्स। टैरिफ्स मतलब जो उपभोक्ता है, इलेक्ट्रिसिटी का जो उपभोक्ता है, वो उपभोक्ता किस प्रकार इलेक्ट्रिसिटी को
ले रहा है और उसको किस प्रकार के टैरिफ लगाए जाने चाहिए, उसके ऊपर किस प्रकार कर लगाने वो सॉरी कर क्या टैक्स टैक्स से भी नहीं बोलेंगे हम, उस पर पैसे वसूले जाते हैं ताकि हमारे प्लांट्स या फिर डिस्ट्रीब्यूशन या ट्रांसमिशन वर्क करते रहे। तो इस प्रकार इनको हम टैरिफ्स बोलते हैं। टैक्स अलग चीज होती है, टैक्स वो चीज होती है जो हम किसी की आमदनी का एक हिस्सा हमारे गवर्नमेंट के ट्रांसफर करते हैं, वो टैक्स होते हैं। जबकि टैरिफ्स वो होते हैं जो हम किसी फैसिलिटी के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को और वो हम वसूलना चाह रहे हैं ताकि हमारा जो वर्क है वो आसानी से उसमें होता रहे और उसकी कीमत हमें वसूल होती रहे। ठीक है, तो ये टैरिफ्स हो गए। और टैरिफ्स क्या होते हैं, टैरिफ्स के कई कई विभिन्न प्रकार के प्रकार होते हैं। वो किस तरीके से किस प्रकार के उपभोक्ता से किस तरह हमें पैसे वसूलने हैं, वो तरीका ही हमारे पास टैरिफ्स कहलाएगा। और विभिन्न प्रकार के टैरिफ्स के बारे में हम समझेंगे तो इसी सब्जेक्ट के अंदर, इसी चैप्टर के अंदर समझेंगे कि किस प्रकार के टैरिफ्स मार्केट में है और किस तरह के टैरिफ्स किस प्रकार के उपभोक्ता पर लगाए जा रहे हैं और उनका क्या कारण है। अलग अलग जगह के अलग अलग प्रकार के टैरिफ हैं। कहीं अगर हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस में है तो हम लोगों को मोटिवेट करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करें, और जबकि जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास जनरेशन में कम है, एक्सेस में हो, तो वहाँ पे लोगों को डिमोटिवेट करते हैं ताकि वो कम से कम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करें। तो इनको जो मोटिवेट और डिमोटिवेट का एक तरीका है वो हम टैरिफ्स के द्वारा हम कर सकते हैं। हम ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पे उसी प्रकार टैरिफ्स की रेट बढ़ा सकते हैं। विभिन्न स्तरों पर विभिन्न प्रकार के टैरिफ्स लगाए जाते हैं, इसके विभिन्न प्रकार भी हैं, तो इसको हम देख लेंगे। और इसके बाद है जो चैप्टर है हमारा चौथा, उसको बोलते हैं शक्ति गुणक सुधार, मतलब पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट। पावर फैक्टर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस इलेक्ट्रिसिटी जो सप्लाई है उसमें। तो पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट में जो पावर फैक्टर है इसको हम कम से कम करने की कोशिश करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी में अगर पावर फैक्टर ज़्यादा है तो फिर ये जो हमारी मशीनरी है, हमारा जो एमवी रेटिंग है उसको हम बढ़ा देते हैं, और जबकि वो बढ़ना नहीं चाहिए। ज़्यादा एमवी रेटिंग का हम इंस्ट्रूमेंट यूज लेंगे या फिर कोई भी कैपेसिटी का हम जनरेशन प्लांट या फिर ट्रांसमिशन लाइन, जितनी भी एमवी रेटिंग अगर हमारी बढ़ जाती है तो हमें ज़्यादा मात्रा में हम उसके अंदर उतनी ही इलेक्ट्रिसिटी के लिए हमें ज़्यादा मात्रा में उसके अंदर मटेरियल लगाना पड़ेगा। बहुत ही उसको साइज में बड़ा करना पड़ेगा, और साइज में बड़ा करना पड़ेगा तो जनरल सी बात है हमारे पास इसके अमाउंट में वृद्धि होगी, और तो वो हमें नहीं करना है। हम इसको इकोनॉमिक रखना है, हमें इस तरह से अप्लाई करनी है ताकि हम सस्ते में हमारा काम निपटा सकें, सस्ते में हम सप्लाई को अच्छे तरीके से प्रदान कर सकें इलेक्ट्रिसिटी लोगों को। ठीक है, तो पावर फैक्टर को इम्प्रूव करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा ये। तो पावर फैक्टर क्या होता है इसके बारे में हम समझेंगे, और इसको इम्प्रूवमेंट कैसे किया जाता है, क्या क्या इसके तरीके हैं, वो इस चैप्टर के अंदर हम समझ लेंगे। और अब ये है हमारे पास चैप्टर नंबर 5, इसको बोलते हैं, ये है इसका नाम है कंबाइंड ऑपरेशन ऑफ पावर प्लांट्स। जितने भी हमारे पास पावर प्लांट्स हैं, यदि वो इंडिविजुअल वर्क कर रहे हैं तो उसके क्या नुकसान है, और यदि उन्हीं को ही हम कंबाइंडली सप्लाई दें, कंबाइंडली लोगों को कंबाइन करके एक जगह और फिर उसको सप्लाई दें, तो फिर उसके मेरे पास क्या फ़ायदे हैं, इन चीज़ों के बारे में जब समझेंगे तो इस चैप्टर में हम ये फ़ायदे और नुकसान देखेंगे। और ज़रूरी है कि कंबाइंड ऑपरेशन ही किया जाए ताकि हम ज़्यादा इफ़िशियंट तरीके से लोगों को इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा प्रदान कर सकते हैं। और जहाँ पर इसकी कमी हो, वहाँ पर जहाँ इलेक्ट्रिसिटी की कमी हो, और या फिर जहाँ पे कहीं पे इलेक्ट्रिसिटी की एक्सेस में हो, तो दोनों को ही सामंजस्य से इस कंडीशन में पहुंचा सकते हैं यदि वो कंबाइंड ऑपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये है कंबाइंड ऑपरेशन ऑफ पावर प्लांट्स। तो ये कुछ ज़्यादा बड़ा कोई सब्जेक्ट नहीं है, ये जस्ट हमारी समझ का सब्जेक्ट है। अगर हमारे समझ में आ जाता है तो फिर हमें इतना कोई पढ़ने की या रटने की आवश्यकता नहीं है। ये जस्ट हमारे अराउंड अस जो समझने की ज़रूरत है वही है। ठीक है, और ये है 6 नंबर का हमारा जो सब्जेक्ट वो चैप्टर है, उसको वो है कंट्रोल ऑफ वोल्टेज एंड रिएक्टिव पावर। तो जो हमारा वोल्टेज है
और पावर में ये क्या है, रिएक्टिव पावर है। ये दोनों चीजें ऐसी हैं कि इनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, और इनके द्वारा कंट्रोल करने से जो पावर सिस्टम में जो फर्क पड़ता है, जो चेंजेस आते हैं, उसको वेरिएशन को हम समझेंगे और उसको किस तरह से हम पावर को कंट्रोल कर रहे हैं और इस तरह कंट्रोल कर रहे हैं ताकि हमारी जो इफिशियंसी है वो बढ़ रही है। ठीक है, तो इकोनॉमी भी बढ़ रही है। तो ठीक है, तो इस तरह के जो चेंजेस हैं, कंट्रोल हमारे पावर वोल्टेज को कंट्रोल करना है या फिर रिएक्टिव पावर कंट्रोल करना है, किस तरीके से करना है और इसके क्या फायदे हैं, ये सब इसके अंदर हम समझेंगे। तो ये हो गया कंट्रोल ऑफ वोल्टेज एंड रिएक्टिव पावर्स। और 7 जो चैप्टर है वो है एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन। जैसा कि आप सबको पता है कि जितना ज़्यादा हाई वोल्टेज पे हम ट्रांसमिशन से इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर करवा रहे हैं, तो उतने ही ज़्यादा हमारे पास लॉसेस कम होंगे, उतने ही लॉसेस में हमारे कमी आएगी, और उतनी ही लॉसेस में कमी आएगी उतना ही इफिशियंट हमारा ट्रांसमिशन सिस्टम होगा, उतना ही इकोनॉमिकल होगा, क्योंकि हमें कम पावर ट्रांसफर करने की जरूरत पड़ेगी। अगर लॉसेस ज़्यादा होंगे तो हमें उसी ही डिमांड को फुलफिल करने के लिए हमें जो एक्स्ट्रा सप्लाई देनी पड़ेगी, उस एक्स्ट्रा सप्लाई से बचने के लिए, उस एक्स्ट्रा सप्लाई की जनरेशन कॉस्ट से बचने के लिए, उस एक्स्ट्रा सप्लाई के लिए जो कैपेसिटी को बढ़ाने से बचने के लिए हम यूज़ करेंगे एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइंस, जो आजकल यूज़ आ रही हैं। आजकल मतलब हाई ज़्यादा कहीं हाई वोल्टेज लाइन, कहीं एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइंस बना जा रही, तो उनके जो क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है, इसके बारे में जो समझ है हमारी, वो इस चैप्टर के अंदर ज़्यादा मजबूत होगी। तो इसके अंदर हम ये देख लेंगे। और ये जो 8वां चैप्टर है वो है हाई वोल्टेज डायरेक्ट, हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशंस। अब आजकल क्या है, ट्रांसमिशन करना है तो हाई वोल्टेज पे करना है। ठीक है, अब हाई वोल्टेज पे आप ट्रांसमिट कर रहे हो, लेकिन किसको कर रहे हो, एसी को कर रहे हो। लेकिन आप यदि एसी की जगह डीसी यूज कर रहे हो तो उसके क्या फायदे हैं, वो हम इसके अंदर डीसी ट्रांसमिशन पढ़ेंगे आने वाले समय में। तो क्या चेंजेस हमारे ट्रांसमिशन सिस्टम में होने वाले हैं ताकि हम इफिशियंसी को ज़्यादा इंप्रूव कर सकेंगे, लॉसेस को कम से कम कर सकेंगे। तो जो डीसी को कंसेप्ट है वो वापस से उभर कर आया है। जब हमारे शुरुआत में जो इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन था वो डीसी में हुआ करता था, जब इलेक्ट्रिसिटी केवल उस टाइम आविष्कार ही हुआ था। तो उसके बाद फिर एसी की कई उपयोगिता आई और एसी से लोगों ने ज़्यादा कंपेटेबल हो गए। लेकिन अब जो वापस हम इस डीसी की तरफ कुछ फायदों के कारण बढ़ रहे हैं, तो वो एक हमारे पास पहलू ये भी हो जाता है कि हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशंस में हम डीसी का उपयोग करने लगे हैं, और उसके क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है, बस यही हमें समझना है। तो देखिए, जो अब तक ये हम फिर हमारे पास 9 जो चैप्टर है वो है कोरोना, जो कि आजकल बहुत ही ज़्यादा चल रहा है। तो ये क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी के अंदर भी है, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर कोरोना किसे बोलेंगे, ये भी एक तरह की बीमारी है हमारी ट्रांसमिशन लाइन में। तो ये ट्रांसमिशन लाइन में क्या करती है, स्पार्किंग उत्पन्न होती है, एक हीनिंग की आवाज़ आती है, हिसिंग साउंड आता है, और वो साउंड वो एक्स्ट्रा जो हमारे पास चिंगारी उत्पन्न हो रही है ट्रांसमिशन लाइन्स में, बड़ी बड़ी ट्रांसमिशन लाइन में हाई वोल्टेज के कारण, तो वो एक तरह से एक्स्ट्रा कॉस्ट ही बढ़ा रही है हमारी, और वो इफिशियंसी को कमी कर रही है, और लॉसेस ज़्यादा बढ़ा रही है, टेम्परेचर हमारा बढ़ा रही है, तो नुकसान ही कर रही है। तो इस तरह की कंडीशन से बचने के लिए हम क्या उपाय करें ताकि इस तरह की कंडीशन ना हो। इसी कंडीशन को हम कोरोना बोलते हैं। तो क्या हमें इसमें चेंजेस करने चाहिए ट्रांसमिशन लाइन्स में, किस तरह की चीज़ों को देख के चलना चाहिए ताकि हम कोरोना को बिल्कुल तो खत्म नहीं कर सकते, लेकिन कुछ हद तक मिनिमाइज जरूर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सब्जेक्ट ही है हमारे पास, 10 थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हैं पूरे, और इसमें कोई ज़्यादा हमें बार बार रटने की, पढ़ने की, या फिर कुछ सोल्व आउट करने की, न्यूमेरिकल हल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जस्ट आप एक बार ओवरव्यू देख लेंगे, थोड़ा समझ लेंगे, तो मुझे नहीं लगता आपको ज़्यादा कोई प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हैं वो आप केवल उन्हीं बातों को वापस याद करके आसानी से ठीक कर सकते हैं एक स्थान पर। तो इसमें कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, ये आराम से आप इसको हल कर लेंगे। तो ये है लोड एंड लोड कर्व्स। ये लोड एंड लोड कर्व्स में आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आएगी, लेकिन बस ये मैं मान के चलता हूँ, ये आपका अगर
कंप्लीट हो जाता है तो आपका बहुत ही ज़्यादा सबसे ज़्यादा नंबरों का अगर आपके कोई चैप्टर बनेगा तो यही बनेगा। और इसके अंदर नंबर आपके कंफर्म होंगे, जितने आप अगर ढंग से का करके जाओगे उतने ही ये नंबर आपके मिलने के पूरे चांस हैं, क्योंकि इसके अंदर गलती नंबर नहीं काटने के स्कोप थोड़ा कम बचता है यदि आप उसको अच्छे से याद करके जाएं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पास जस्ट इंट्रोडक्शन। तो ये पावर सिस्टम थर्ड है। तो आप अटेंडेंस दे दीजिएगा उस पर, गूगल मीट पे हम मिलेंगे। तो ये वीडियो को जरूर देखिएगा। और फिर बीच बीच में हम क्या है कि जैसे लोड एंड लोड कर्स हैं तो इसको हम पढ़ेंगे, और इसके बीच में मैं आपको एक असाइनमेंट जरूर दूंगा, तो आप उसको एक बार करके लाएं। उसके करने के बाद आप उसको सबमिट कराएं अपने जो थर्ड ईयर का जो हमने बना रखा है उस पे व्हाट्सएप पे ग्रुप, तो उसके अंदर जरूर आप आपका आंसर दीजिएगा। ठीक है, तो या फिर आप डायरेक्टली मुझे सबमिट कराइएगा, तो उससे हम ज़्यादा हम उस ज़्यादा जुड़े रह सकते हैं एक दूसरे से। अगर हम केवल इसको वीडियो को ही ट्रांसफ़र करें और आप वहाँ पे केवल सुन के बस भूल जाओ, तो फिर ऐसा हमारा जुड़ाव नहीं रहेगा ज़्यादा दिनों तक, क्योंकि कुछ लेना देना ज़रूर चलता रहना चाहिए, वरना रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, तो पहला जो चैप्टर है लोड एंड लोड का, इसको हम अगली क्लास से शुरू करेंगे। तो आप तैयार रहिए सब्जेक्ट के लिए, वो ज़्यादा आसान है, बहुत आसान है, हम इसको कम ही क्लासों में कंप्लीट कर लेंगे। तो 25-25 मिनट की क्लास होगी, हम इसमें वीडियो जो अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल एंड डाल देंगे पूरा, तो आप उसको एक एक करके ज़रूर देखिएगा और असाइनमेंट ज़रूर आप जमा कराइएगा। थैंक यू।